आलू गोभी मटर की सब्जी भी बन गई, पूरी भी तैयार है, खीर भी बस बनने वाली है और चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। खाना तो सारा बनकर तैयार हो गया, अब जल्दी से कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते ही नीलम घर के सारे कामकाज और कमरे की सफाई करके कमरे में बिस्तर भी लगा देती है, जिसे देख उसकी सास। लगता है बहू तुझे अपनी दोनों देवरानियों के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी है। सुबह से देख रही हूँ कि कैसे कामकाज में लगी हुई है। इतने सालों से अपनी देवरानियों का ही तो इंतजार कर रही हूँ और आखिरकार आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली हैं। कितना अच्छा होता ना कि मेरी दोनों देवरानियां इस एक कमरे के घर में ना आकर उस घर में आती। मैं भी यही चाहती थी बहू, लेकिन तू तो जानती है कि इन बीते कुछ समय में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बुरा और अच्छा वक्त वो दोनों देकर देखता है हमें। अरे मैं तो नींबू पानी बनाना ही भूल गई, जल्दी से बना देती हूँ। शाम होते ही नीलम के दोनों देवर मयंक और राजेश अपनी अपनी पत्नियां राखी और सुमन के साथ शादी के जोड़े में घर आते हैं। नीलम और उर्वशी बड़े प्यार से राखी और सुमन का गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। क्या आप लोगों के घर में एसी नहीं है? अच्छा हुआ कि मैं आते हुए दहेज में कूलर ले आई थी, वरना मैं तो यहाँ गर्मी से ही मर जाती। तो मैं कौन सा खाली हाथ आई हूँ? तुम तो कूलर लेकर आई हो, लेकिन मैं तो एसी लेकर आई हूँ। मयंक जल्दी से एसी लगवा दो ना, बहुत गर्मी है। राखी सुमन, एसी कूलर तो बाद में भी लगता रहेगा, तुम लोग अंदर आकर बैठो तो सही। दोनों अमीर घराने से आई बहुएं राखी और सुमन मुंह बनाकर अंदर आकर बैठ जाती हैं। वहीं नीलम उनके लिए गिलासों में नींबू पानी डालकर लाती है, जिसे देख। ये क्या है? नींबू पानी है, पता है मैं बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाती हूँ, इसे पी लो, फिर देखना कितना ठंडा ठंडा महसूस होगा। हमने कभी भी ये गरीबों वाली समर ड्रिंक नहीं पी है। आप लोग हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल या कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते थे? राजेश, लगता है तुमने हमारे टेस्ट के बारे में अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने ही बता दिया है। नीलम बहू, तुम ये नींबू पानी ले जाओ, मैं बगल वाली परचून की दुकान से बहुओं के लिए पेप्सी ले आता हूँ। सुधीर पेप्सी लेकर आता है, जिसे पीकर सुमन और राखी को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है और ऐसे ही रात हो जाती है और अब सोने का वक्त हो जाता है। सोने का वक्त हो गया है। नीलम, हमें कमरे में ले जाओ। नीलम बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बाहर आंगन में सो जाएंगे, तुम अपना भी बिस्तर लगा लो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम तीनों को अब एक ही साथ रहना है इस कमरे में। क्या कहा आपने? इस एक कमरे में? आपके कहने का क्या मतलब है कि हम तीनों इस एक कमरे में सोएंगे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारा एक ही कमरे का घर है। जब तुम लोग नहीं थे तो हम भी पहले अंदर ही सोया करते थे, लेकिन अब तुम हो तो हम लोग बाहर आंगन में सो जाया करेंगे। तुम तीनों यहाँ आराम से सोना। ये सब क्या है मयंक? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? राखी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। हम सब इस कमरे में ही रहते हैं। तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम इस गर्मी में एक कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं? सुमन, राखी, तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? हम भी तो इस एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं ना, और ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात नहीं है, जिंदगी भर हमें इस एक कमरे में गुजारा करना होगा। तुम तो ठहरी गरीब घर से, तुम्हें आदत होगी इस तरह से रहने की, लेकिन हमें नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, शांत हो जाओ। राखी सुमन कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों मुंह फुलाकर उस कमरे में ही सो जाती हैं। अगले दिन होते ही दोनों अमीर बहुएं अपनी अपनी तरफ एसी और कूलर लगवा देती हैं और पूरा दिन बस कूलर एसी की ठंडी हवा में बैठकर उस कमरे में आराम करती हैं। शुरुआत में तो नीलम उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जब एक महीना गुजर जाता है। राखी सुमन, तुम दोनों की शादी को महीना भर होने को आया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। राखी, तुम खाना बनाने में मेरी मदद करना, और सुमन तुम भी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी खाना बनाने में? मैं अपने घर में तो आज तक खाना नहीं बनाई हूँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी इस एक कमरे में? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, वही शुक्र बनाओ। सुमन, तुम तो मेरे घर के कामों में मदद करवा सकती हो ना? क्यों नहीं, मैं कचरा फैला दूंगी तो तुम झाड़ू लगा देना, मैं कपड़े गंदे करूंगी तुम धोकर दे देना, और जो मेरे जूठे बर्तन होंगे उसे साफ कर देना। देखा मैंने कितनी तुम्हारी मदद की। राखी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी नीलम चुपचाप से घर के कामों में लग जाती है। गरीब होने से नीलम कभी भी राखी सुमन से कुछ नहीं कहती थी। देखा सुमन, कैसे हमारी गरीब जेठानी घर के कामों में लगी हुई है। वैसे सही कहा है किसी ने कि इंसान की किस्मत उसकी हैसियत के हिसाब से ही होती है। राखी सुमन बहू, कभी खुद भी नीलम बहू की मदद करवा दिया करो। हमेशा तो तुम एसी कूलर के सामने आराम करती हो, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। वैसे माँ जी, इस घर की बहू आप भी तो हैं, आप भी अपनी बहू के साथ काम करवा दिया करें। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी होती है तो इस एक कमरे के घर में हम रह रहे हैं ना, तो एहसान मानिए हमारा। सभी घर वाले सुमन और राखी की बदतमीजी बस सहे जा रहे थे।
सुमन राखी अगर कभी गर्मी में बाहर से खुद के लिए जूस आइसक्रीम लेकर आती और अगर घर के कुछ सदस्यों से खा पी लेता तो दोनों घर में कलेश करने से बाज नहीं आती। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बहू ये जूस तुम अपने लिए लेकर आई हो। बाहर से आया था तो काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ा पी लिया। बहू के लिए अलग कमरा बनवाने की तो हैसियत नहीं है, लेकिन बहू की चीजों पर नजर बड़े रखते हो। राखी, कम से कम बड़ों की तो इज्जत करो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? खबरदार जो मेरे घर वालों पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दोनों अमीर बहुएं तो अपने एक कमरे के हिस्से में एसी कूलर की ठंडी हवा में रहती, लेकिन वहीं गरीब बहू और बाकी घर वालों का गर्मी से बुरा हाल होता। नीलम अब गर्मी से बचने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ करने लगती है। कभी गीले बोरे जमीन पर बिछा देती जिससे सोने में सबको आराम मिलता, तो कभी गोबर और गीली मिट्टी से घर की जमीन पर लिपाई करती, जिसे देख अरे देखो देखो गरीब क्या कर रही है, बेचारी कूलर और एसी खरीदने की तो हैसियत नहीं, इसीलिए गोबर की लिपाई कर रही है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। दोनों भाई आज घर में मिठाई लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमें इस एक कमरे में घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया है। सच में? अब हम इस एक कमरे के घर में नहीं रहेंगे? मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। हम लोग कब जाएंगे इस घर में? एक हफ्ते के अंदर ही पूरा परिवार उस एक कमरे से निकलकर 4 कमरे वाले एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों अमीर बहुएं पूरा घर घूमते हुए सबसे बड़े 2 कमरे देखती हैं और उनमें अपना सामान रख देती हैं, जिसे देख उर्वशी उन्हें उस कमरे से बाहर निकालकर उसमें रहने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन माँ जी, हम रह क्यों नहीं सकते? कोई कारण तो होगा। 1-2 कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। उस एक कमरे के घर में तो तुम लोग एक कोने में एसी कूलर के सामने पड़ी रहती थी, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर भी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उस छोटे से कमरे में बस पूरा दिन एसी कूलर के सामने पड़े रहना। मेरी गरीब बहू ने बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम लोगों ने कभी हमारी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। हमारी गलती की वजह से बिजनेस लॉस के चक्कर में हमें घर भेजना पड़ा, और जिन भाभी को तुम हमेशा गरीबी का ताना देती थी ना, उन्हीं भाभी के पति ने अपनी सूझबूझ से दोबारा हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और हम इस घर में आ सके। ये घर बड़े भैया भाभी की ही देन है। मुझे शुरू से ही छोटे कमरे में रहने की आदत है। आप राखी और सुमन को दे दीजिए बड़ा कमरा और इस बात को यहीं खत्म करिए। भले ही तुम लोग पैसों में अमीर हो, लेकिन दिल से भिखारी से भी गरीब हो। सारी सच्चाई जानकर राखी सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पैसों के घमंड में आकर हमने कभी पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं चाहिए ये बड़ा कमरा भाभी, आप इस कमरे में आराम से रहिए, हम छोटे कमरे में भी रह लेंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। सुमन राखी घर में सबसे माफी मांगती हैं और अब सभी उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब तीनों ही बहुएं अपने मनपसंद कमरे में रहती हैं। तो वहीं राखी और सुमन अब अच्छी बहू की तरह नीलम का घर के सारे कामकाज में मदद करवाती हैं। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो, मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं।
बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है? वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दे। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं, ये ठग है।
गांव गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये दो बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है। हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो। इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई। अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे।